मेरा नाम राधा है। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे पापा एक साधारण से किसान हैं। उन्होंने मेरी माँ के इलाज के लिए गांव के ज़मींदार से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, पर वह पैसे भी मेरी माँ को बचा नहीं पाए। आज माँ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन उधार लिए हुए पैसों का इतना कर्जा मेरे पापा के ऊपर हो चुका था कि वह चाह कर भी नहीं उतार सकते थे, और समय पर पैसे न चुकाने के कारण मेरे पापा के ऊपर इतना कर्जा हो गया था जो एक अकेले इंसान से चुका पाना नामुमकिन सा था। इसलिए मेरे पापा के सामने उस जमींदार ने एक शर्त रख दी और कहा कि अगर तुम अपनी खूबसूरत बेटी की शादी मुझसे करवा दो तो तुम्हारा सारा कर्जा भी मैं भूल जाऊंगा, और इसके बदले तुम्हें 20 लाख रुपए भी मिलेंगे। तुम्हें तुम्हारी बेटी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह मेरे साथ बहुत ही खुश रहेगी। पहले तो मेरे पापा ने शादी के लिए मना कर दिया था, पर कर्ज चुकाने के लिए पापा के पास इतने पैसे नहीं थे। वह मर भी जाते तो भी अपना पूरा कर्जा नहीं चुका पाते, इसलिए वह शादी के लिए मान गए और शादी की तैयारी होने लगी। शादी करना हर लड़की का ख्वाब होता है, मेरा भी था, पर मेरा यह ख्वाब इस तरह से पूरा होगा मैंने कभी सोचा न था। आज मेरी खूबसूरती ही मेरी दुश्मन बन गई थी। मैंने अपनी शादी के लिए न जाने क्या क्या ख्वाब सजाए थे। सोचा था मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो किसी बड़े घर से मेरे लिए रिश्ता आएगा और बहुत बड़े ख़ानदान की बहू बनूंगी। वह सपना आज पूरा तो होने वाला था, मगर जिससे मेरी शादी होने जा रही थी वह कोई नौजवान लड़का नहीं, बल्कि एक 70 साल का बूढ़ा आदमी था जिसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा ना था। शायद मेरी किस्मत को यही मंजूर था। तभी मुझे निराश देखकर मेरे पापा कहने लगे कि बेटा देखो, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वह बहुत बूढ़ा हो गया है, उससे कुछ नहीं होने वाला। वह कुछ ही दिनों का मेहमान है और उसके बाद उसकी सारी धन दौलत तुम्हारी हो जाएगी। आखिरकार तुम उसकी पत्नी हो। पापा की बातें सुनकर मैं भी लालच में आ गई और मैं शादी के लिए मान गई। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो कुछ लड़कियां मुझे मेरे पति के कमरे में ले गईं। जैसे ही मैं कमरे में पहुंची, वहां का नज़ारा देखकर मेरी आंखें तो फटी की फटी ही रह गईं, क्योंकि मेरे बूढ़े पति ने सुहागरात मनाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। चद्दर पर फूल बिखरे हुए थे, पास में ही कैंडल जल रही थी और तो और ठंडी हवाएं भी चल रही थीं। यह सब देखकर मैं डर गई, क्योंकि मेरे पापा ने जैसा मुझे कहा था यह सब उसके ठीक उल्टा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी कोई 70 साल का बूढ़ा नहीं, बल्कि 25 साल का नौजवान है। उसने तो अपनी सुहागरात की पूरी तैयारी कर रखी थी। अब तो कहीं से भी यह चांस नहीं था कि मैं शादी से बच जाऊं और मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से भी बच जाएगी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और मैं जल्दी से बेड पर जाकर बैठ गई। मैंने अपनी आंखों को तिरछा कर देखने की कोशिश की कि दरवाजे पर कौन है। जब मैंने देखा तो वहाँ पर मेरा बूढ़ा पति खड़ा था और धीमे धीमे कदमों से मेरी ओर आगे बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ इस तरह आगे बढ़ते देख मैंने जल्दी से आंखें बंद कर लिया, अपने दोनों हाथों से अपने पूरे शरीर को कसकर पकड़ लिया और कहने लगी, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं यह सब नहीं कर सकती। पर उस आदमी ने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं आंखें खोली तो देखा कि मेरा बूढ़ा पति तो पास में ही बिछी चारपाई पर बैठा था और कहने लगा कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और मेरा बूढ़ा पति चुपचाप आंखें बंद करके सो गया। मैं उसकी ओर देखे जा रही थी। उसका शरीर कुछ कुछ अजीब सा लग रहा था। एक साधारण से इंसान का शरीर तो ऐसा नहीं होता, पर कोई चीज़ थी जो मुझसे छुपाई जा रही थी। उसे देखकर लगता तो नहीं था कि वह 70 साल का बूढ़ा है, क्योंकि उसके हाथ पैर अभी भी एक जवान लड़के की तरह थे और तो और पहलवानों की तरह उसकी मसल्स भी थी। लेकिन उसका चेहरा उसके शरीर से बिल्कुल अलग था। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, बाल पूरे सफ़ेद हो चुके थे, आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी थे, मुँह में दांत भी बहुत कम थे। मैं यह सब जो कुछ भी देख रही थी, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब मेरे पति ने मुझे शादी की तो मुझे हाथ लगाए बिना ही वह चुपचाप कैसे सो गया, यह कैसे हो सकता था। यह सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह जब मैं उठी तो नहा धोकर तैयार हो गई, क्योंकि आज मुँह दिखाई की रस्म भी थी। भले ही मेरा पति एक बूढ़ा आदमी हो, पर अब क्या ही किया जा सकता था। जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फ़ायदा। वैसे भी शादी तो हो ही गई थी। थोड़ी देर बाद घर के सभी मेहमान भी विदा हो गए। तभी मेरे पति ने मुझे आवाज़ दी और कहा, राधा, अब से इस घर का और सामने वाले फार्म हाउस का ध्यान तुम रखोगी। यह जिम्मेदारी आज से तुम्हारी है। घर के नौकर चाकर को कितनी पगार देनी है, इस घर में क्या क्या काम होता है, कितने पैसे खर्च होते हैं, इन सब का ध्यान तुम रखोगी। मैं अपने बूढ़े पति की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन अभी भी मेरा पूरा ध्यान उसके अजीब से दिखने वाले शरीर पर ही था। इसका शरीर और उसका चेहरा एक दूसरे से अलग क्यों हैं। तभी मेरे पति ने मुझे हिलाते हुए कहा, राधा तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ।
मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे आते आते शाम हो जाएगी, तब तक मैंने जो कहा है वह करो। थोड़ी देर बाद मेरे पति भी घर से रवाना हो गए और वह सारे काम भी मैं फटाफट ही ख़त्म कर लिए थे, क्योंकि इन कामों में तो मैं माहिर थी। मैंने अपने पापा के घर इस तरह के बहुत से काम किए थे, इसलिए अब तक मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी कि ये सारे काम चुटकियों में कर दूँ, वह भी अकेले। थोड़ी देर में ही शाम हो गई। अब मेरे पति भी घर में आ गए थे। मैंने उन्हें खाना परोसा और ख़ुद भी खाना खाकर कमरे में चली गई। आज भी ऐसा ही हुआ। मेरे पति सामने बिछी चारपाई पर ही सो रहे थे और मैं इतने बड़े बेड पर अकेली थी। अगले दिन सुबह सुबह फिर से वही बात हुई। मेरे पति कहने लगे कि मैं किसी काम के लिए जाकर आता हूँ, मुझे आते आते शाम हो जाएगी, और ऐसा कहकर मेरे पति घर से निकल गए। लेकिन इस बार वह अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ गए थे। मैंने जो फ़ोन देखा तो उन्हें आवाज़ देने लगी, सुनिए, आपका फ़ोन यहीं पर है। वो जल्दी जल्दी न जाने कहाँ चले गए और मेरी बातें भी नहीं सुन रहे थे। मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। मैंने सोचा कहीं इन्हें फ़ोन की ज़रूरत पड़ी तो खामखा परेशान हो जाएंगे, मैं इन्हें फ़ोन दे देती हूँ। इसलिए मैं उनके पीछे पीछे चलती गई। अब पीछे पीछे चलते हुए मैं इतनी दूर आ चुकी थी जहाँ पर ना तो कोई घर था और ना ही आसपास कोई इंसान था, बस एक सुनसान सड़क थी। तभी सामने एक कोठरी नज़र आई और उस कोठरी में अश्लील गानों की आवाज़ आ रही थी। मेरे पति उस कोठरी में चले गए। मैं उनके पीछे कोठरी में जा ही रही थी कि तभी मुझे किसी की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा हो। जब मैंने सुना तो पता चला कि मेरे पति किसी से बात कर रहे थे। देखो, तुम्हारे कहने पर मैंने शादी तो कर ली, पर मैं किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तभी किसी आदमी के हंसने की आवाज़ आई। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी यह बात मानकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और इस एहसान के बदले कोई कीमत भी नहीं लगाई, लेकिन क्या करता, मैं इस लड़की से परेशान हो गया था। घर में एक लड़की थी जिसके कारण मैं अपनी अय्याशी भी नहीं कर सकता था। इसकी माँ तो कब की गुजर गई, लेकिन यह अभी तक इस घर से नहीं गई थी। और अगर मैं उसकी शादी ऐसे किसी लड़के से कर देता तो वह हर बार मेरे घर में आ जाया करती और उसको मेरा राज कभी भी पता चल सकता था। इसीलिए मुझे तुमसे यह काम करवाना पड़ा। अब यह तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुम्हारी पत्नी है, इसलिए तुम जो चाहे उसके साथ कर सकते हो। अपने पापा की सच्चाई जानकर मेरा खून खौल उठा। तभी मेरे पति कहने लगे, तुम एक बाप होकर ऐसी बातें कर सकते हो? तुम जानते हो कि मैं कितनी बड़ी बीमारी से पीड़ित हूँ। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाह कर भी किसी से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ऐसी बीमारी है, अगर मैं किसी के भी पास गया तो उसे भी मुझसे खतरा है। मेरी यह बीमारी उसे भी हो सकती है। इसके बावजूद भी तुमने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी। माना कि मैं 30 साल का नौजवान हूँ, पर मेरी यह बीमारी मेरी सारी जवानी खा गई है और अब मैं 30 साल का नौजवान लड़का नहीं रहा। मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पता भी नहीं कि मेरा इलाज सफल होगा भी या नहीं। मैं कब तक इस बीमारी से राहत पाऊँगा। तभी उस आदमी ने बोला, ये सब मुझे नहीं पता, पर अब वह तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। ऐसा कहकर मेरे पिताजी उस कोठरी से बाहर आ गए। मेरे पिताजी के साथ 3-4 जवान और खूबसूरत लड़कियां एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहां से चली गईं। मैं यह सब कोठरी के बाहर से ही देख रही थी और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि मेरे खुद के पिताजी ने मुझसे छुटकारा पाने के लिए मेरी शादी इस आदमी से करवा दी और मैं उस नेक दिल आदमी को ही दोष दे रही थी। इसमें इस आदमी की तो कहीं कोई गलती नहीं है, बल्कि इसने तो मेरी इजाज़त के बिना मुझे छुआ तक नहीं। यह सब मेरे पापा का ही किया धरा है, पर अब और नहीं, मुझे मेरे पति के साथ ही रहना है और मेरे पिताजी मुझसे छुटकारा ही चाहते हैं, तो मैं उन पर बोझ क्यों बनूं। अब मैं उस कोठरी से वापस अपनी ससुराल आ गई।
घर में जो जो काम बचे थे मैंने वह सारे काम अच्छे से कर दिए। शाम को जब मेरे पति कमरे में आए तो वह मुझे देखकर चौंक गए, क्योंकि मैं आज वापस से एक दुल्हन की तरह सजी थी। जब मेरे पति ने मुझे ऐसे देखा तो वह समझ गए। उन्होंने कहा, राधा, तुम्हें यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम नहीं जानती कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। तभी मैंने मेरे पति के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, मैं सब जानती हूँ, आप दिल के बुरे नहीं हो। आपकी इस बीमारी के कारण आप मुझसे दूर भाग रहे हो, पर मेरे खुद के पापा ने ही मुझे आपको बेच दिया है। पर अब मेरा इस दुनिया में कोई और नहीं है। मेरे पिताजी ने तो कब का ही मेरा साथ छोड़ दिया। और ऐसा कहकर मैं अपने पति के सीने से लगकर रोने लगी। मेरा मुझ पर काबू ही ना रहा। मैं अब तक जो शख्स को गलत समझती आ रही थी, बल्कि वह सबसे ही मेरे लिए अच्छा सोच रहा था, पर मेरी आंखों पर झूठ की पट्टी बंधी हुई थी जो अब उतर चुकी थी। तभी मैंने अपने पति से कहा, मैं आपको अभी इसी वक्त से अपना पति स्वीकार करती हूँ और मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपकी इस बीमारी से उभरने में आपका साथ ज़रूर दूँगी। अब मैं मेरे पति का बहुत ध्यान रखने लगी। मैं उन्हें टाइम टू टाइम इलाज के लिए ले जाती। कुछ ही महीनों में मेरे पति की यह बीमारी ठीक हो गई। उनका इलाज बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ असर करती है। पहले मेरे पति अकेले थे, उनके परिवार में कोई नहीं था, लेकिन अब मैं उनके साथ हूँ और मेरे प्यार में इतनी ताकत थी जो मैंने अपने पति की इस बीमारी को ठीक करके ही दम लिया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं नहीं चाहती थी जो मेरे साथ हुआ वह मैं किसी और के भी साथ होने दूँ, भले ही वह कोई भी हो। अब मेरे पति का चेहरा पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। उन्हें इस तरह देख मैं फूली ना समा रही थी। अब मेरे पति बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिख रहे थे। उन्हें देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह वही लड़का है जो एक समय 70 साल का बूढ़ा दिखता था। लेकिन आज मैंने अपने प्यार से और भगवान के आशीर्वाद से अपने पति को ठीक कर दिया। अब मैं और मेरे पति एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। अब मैं और मेरे पति ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया था। मैं अपने जीवन में बहुत खुश थी। ज़िंदगी ने जो मेरे साथ किया था वह तो बहुत गलत था। आप बताइए कि मेरे साथ मेरी ज़िंदगी ने अच्छा किया या बुरा। एक तरफ तो मेरे पिताजी थे जिन पर मैं जान देती थी, लेकिन उन्होंने मेरे इस विश्वास का फ़ायदा उठाया। दूसरी तरफ मेरे पति जिन्हें मैं कोसती थी, उसने खुद से पहले मेरे बारे में सोचा। थैंक यू फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाय। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार और सस्पेंसिव स्टोरी में।